एक दफ़ा दूध पाक पढ़ ले सारे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये हम एक नया सिलसिला आप शुरू करने लगे हैं। इसमें हम जो है ना, जो सी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल पैराग्राफ जो हम डिक्टेशन में किया करेंगे ना, उसके जो से मेन उसके अंदर फ्रेजेस कह लो या कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं जो दफ्तरी ज़बान में मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज़ होती हैं, उसको हम उसके मीनिंग वगैरह या वो किस सेंस में यूज़ होती हैं, उसका क्या मतलब होता है, कहाँ पे यूज़ होती हैं, वो हम देखा करेंगे। ठीक है, उसका एक तो आपको ये फ़ायदा होगा, आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज बेहतर हो जाएगी। कल को ऑफिस में जाके काम करें, वहाँ पे कोई तो होता है आपको बताने वाला, बात पूछते रहो कोई नहीं बताता, खुद ही दीवारों में टकरे मार मार के सीखना पड़ता है। ठीक है ना, तो एक तो आपकी ये बेहतर हो जाएगी भी, जो अगर ऑफिशियल लैंग्वेज कोई पैराग्राफ आ जाता है आपको डिक्टेशन में, पीपीएससी में इधर उधर आता है, वो लिखने में भी आसानी होती है जब आपको उनकी मीनिंग्स पता हो, टर्म्स का पता हो। जैसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक यूज़ होता है, जब ये हम आज वाले पैराग्राफ में किया, डीपीसी हमने पढ़ा है। ठीक है, इसी तरह ज्यूरिसडिक्शन, डिफरेंट टर्म्स हैं जो आम रूटीन में ऑफिस में यूज़ होती हैं। जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है ना, उसमें कई दफ़ा ऐसा होता है आम रूटीन में वर्ड्स और तरह से समझे जा रहे होते हैं, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज में उसका मीनिंग और होता है। तो हम उस हिसाब से जो दफ्तरी टर्म में यूज़ होते हैं उस हिसाब से इसको जो है ना वो डिस्कस किया कि ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको करवाऊंगा ताकि आपको समझ भी आ रहे और याद भी रहे। ठीक है ना, तो 4-4 5-5 वर्ड्स या टर्म्स हम देख लिया करेंगे डेली। अच्छा, अक्सर जो है वो लेटर वगैरह ऑफिस में शुरू होता है आई एम डायरेक्टेड से, आई एम डायरेक्टेड टू रेफ़र, ये कहा जाता है आम रूटीन में। इसकी क्या वजह है, आई एम डायरेक्टेड का वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है? काइंडली रेफर भी कहा जा सकता है, काइंडली रेफर टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव। हम लिखते हैं आई एम डायरेक्टेड टू रेफर, इसका क्या मतलब है? आई एम डायरेक्टेड का कहा गया। सिंपल आपको मैं बता दूं, देखें, सेक्शन ऑफिसर होता है वो फाइल इनिशिएट कर रहा होता है। ठीक है, उसके ऊपर डिप्टी सेक्रेटरी होता है, फिर एडिशनल सेक्रेटरी होता है, फिर सेक्रेटरी होता है। जो काम सेक्शन ऑफिसर अपने लेवल पे कर सकता है, मतलब अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है उसको, वहाँ पे वो लिख सकता है काइंडली रेफर टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव। जब उसने लिखा आई एम डायरेक्टेड, उसका मतलब है कि मुझे हिदायत की गई है, यानी सिंपल समझ ले उसने उसकी अप्रूवल ली है। समझ गए? जहाँ पे आई एम डायरेक्टेड लिखा हुआ, इसका मतलब उसने फाइल बना के डीएस को भेजी, डीएस ने एएस को भेजी या नहीं गई, जहाँ तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी वहाँ तक गई। अप्रूवल के बाद जो चीज़ इशू होगी वो आई एम डायरेक्टेड ऐसा लिखेगा। ठीक हो गया? अगर नहीं आई एम डायरेक्टेड लिखा, इट मीन्स के अप्रूवल के बगैर वो इसको कर रहे हैं। अच्छा, आगे एक वर्ड आया रिकमेंडेशंस, ये दफ्तरी ज़ुबान में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका क्या मतलब है? इससे भी अप्रोप्रिएट वर्ड मुझे बताएं। सिफारिशात, रिकमेंडेशंस। मिसाल के तौर पे एक मीटिंग बैठी है, 10 बंदे बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी बैठा है, सेक्रेटरी ने कहा जी मैं एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, मुझे रिकमेंडेशंस दें। वो सिफारिशात है ना, आप बताएंगे कि ये 10 काम करें तो एजुकेशन इंप्रूव हो जाएगी, ये 10 काम करें हेल्थ सेक्टर इंप्रूव हो जाएगा, ये काम 10 करें आपकी सिक्योरिटी जो है वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है, वो सिफारिशात है, रिकमेंडेशंस है। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट एक यूज हुआ है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, जिसको हमने डीपीसी भी पढ़ा है। ये क्या चीज़ है? डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, प्रमोशन के लिए जो कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं डीपीसी। यानी 10 बंदे या 5 बंदे या 4 बंदे या 2 बंदे, जितनी की कमेटी बना दी है, 2-4 बंदे उनकी कमेटी बना दी, एक रेगुलेशन विंग का बंदा आ जाता है, एक डिपार्टमेंट का बंदा था, इस तरह करके 2-3 बंदे बैठते हैं ऑफिसर, वो फिर मीटिंग कंडक्ट करते हैं, उसमें देखते हैं, केसेस को एग्जामिन करते हैं। ठीक है ना, कि इसकी एसीआरस पूरी हैं, कोई इंक्वायरी तो नहीं लगी हुई, कोई मसला तो नहीं है। केस को एग्जामिन करने के बाद ओके कर देते हैं, वो बंदा प्रमोट हो जाता है। तो वो जो ओके करते हैं केस को, वो क्या होती है? डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, जो कि प्रमोशन के केसेस देखती है, उसको फाइनलाइज करती है। ठीक है, रेगुलेशन वो आएगा आगे, मेरा इसमें है। अच्छा, आगे चलते हैं। डीपीसी हो गया हमारा। नेक्स्ट, ऑफिसर और ऑफिशियल का फ़र्क मैंने आपको बता दिया था। क्या है? ऑफिसर्स कौन से होते हैं? 16 से लेके अबव सारे ऑफिसर हैं। ठीक है, उसमें भी उन्होंने क्लासेस 2 बनाई है, क्लास 1 और क्लास 2। क्लास 2 वाला जो होता है वो 16 वाला होता है, उसके आगे जो है वो 17 से लेके ऑनवर्ड क्लास 1 आ जाती है। ठीक है, और जो ऑफिशल्स हैं वो 1 से लेके आगे 15 तक होते हैं। उसमें भी उन्होंने क्लास 4 भी कैटेगरी बनाई हुई है। छोटे जो 1 से लेके 4थे स्केल तक होते हैं वो क्लास 4 भी उसे कहा जाता है। ठीक है, फिर इसी तरह जो ऑफिशियल होते हैं वो नॉन गैजेटेड होते हैं, और जो ऑफिसर होते हैं वो क्या होते हैं? गैजेटेड होते हैं। प्रोफॉर्मा प्रमोशन का वर्ड आया है, वो क्या होती है चीज़? परफॉर्मा प्रमोशन तभी क्लेम होगा जब डिपार्टमेंट की गलती होगी, अपनी होगी ना तो फिर परफॉर्मा प्रमोशन नहीं क्लेम कर सकते। मिसाल के तौर पे 10 बंदों का नाम आया प्रमोशन के लिए, ठीक हो गया, उन 10 की फाइलें चली गई, उन्होंने फाइल एग्जामिन कर रहे हैं, इनकी सारी चीज़ें पूरी हैं,
ACRs मैंने आपको बताया हुआ है सारा डिटेल में ACR क्या होती है, ठीक है ना। हर सालाना जो उसकी कारकर्दगी की रिपोर्ट होती है, जब आप प्रमोशन के लिए आपका केस जाता है तो उसमें वो सारी पिछले साल की जो उनसी टेन्योर होता है, फॉर एग्जांपल एक प्रमोशन उसकी हुई 2015 में, दूसरी उसकी आ गई 2020 में, नेक्स्ट प्रमोशन आई है। अब वो 15 से लेके 20 तक का पिछला रिकॉर्ड चेक करेंगे कि इसकी ACRs पूरी हैं, कोई मसला तो नहीं है। अब वो एक बंदे की चेक कर रहे हैं, उसमें से एक बंदे की शॉर्ट निकल गई, मतलब एक साल की उसकी ACR मिस है बीच में से, 2019 की, 16 की भी है, 17 की भी है, 18 की भी है, 20 की भी है, लेकिन 19 की मिस है। अब ये किसकी मिस्टेक है? ACR प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी है? मेरी प्रमोशन है तो मैंने ACR देनी है ना। डिपार्टमेंट में 4 दफ़ा कॉल करेगा ACR दो, ACR दो, मैं नहीं दूंगा, किसकी मिस्टेक है? मेरी मिस्टेक है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं साल के बाद ACR लिखवा के डिपार्टमेंट में जाके जमा करवाऊँ। मैंने नहीं दी, इट मीन्स डेफर। डेफर का मतलब है फ़ारग हो गया, बीच में से मीटिंग में से निकल गया उसका नाम। अब जो 9 बंदे रह गए उसकी प्रमोशन हो गई है, उसमें से एक नीचे किसी को उठा के प्रमोट कर देंगे, ठीक है। अब अगर आपकी ACR कंप्लीट थी, हर चीज़ मुकम्मल थी, डिपार्टमेंट की कोई मिस्टेक थी, आपने ACR जमा करवाई, डिपार्टमेंट वालों ने घुमा दी, या कोई और मसला है जिसमें आपकी प्रूफ करना है आपने उसको, फिर बाद में वो फिर आप परफॉर्मा प्रमोशन क्लेम करते हैं। परफॉर्मा प्रमोशन कब क्लेम होती है? जब आपका सीनियर आपसे पहले प्रमोट हो जाए। यानी 10 बंदे गए थे, एक डेफर कर दिया, अब नीचे से उन्होंने कोई जूनियर आपसे नीचे वाला जो था, आपका नंबर था सीनियरिटी में 10वां नंबर, उन्होंने आपको डेफर करके 11वें वाले को प्रमोट कर दिया आपके ऊपर, ठीक है। तो अब वो जूनियर आपका प्रमोट हो गया, जिस डेट से आपका जूनियर प्रमोट हुआ है आप उस डेट से परफॉर्मर प्रमोशन क्लेम करोगे। आप कहोगे कि मेरी गलती नहीं थी, आप एक्सप्लेन करोगे, वजाहत करोगे, बताओगे कि आपकी गलती है, साबित करोगे, साबित करेंगे, आप सही साबित होगे, अब वो आपको पीछे से सारा बेनिफिट देंगे। अच्छा, परफॉर्मा प्रमोशन में ये नहीं होता कि आप सीनियरिटी में नीचे चले गए हैं, मतलब अगर आपका 10वां नंबर था ना, वक्ती तौर पे वो आप डेफर हो गए हैं, बाद में जब नेक्स्ट प्रमोशन होगी आपके सीनियरिटी नंबर वही होगा, और वो आप जूनियर नहीं हैं, आप उस बंदे से सीनियर ही हैं, 11वें नंबर वाले से। सिर्फ फाइनेंशियल नुकसान हो गया ना, यानी एक DPC हुई 2020 में, अगली DPC भावें 3 साल बाद आवे, अब वो 3 साल का गैप पड़ गया ना, आपका फाइनेंशियल आपको लॉस हो गया। अगर आपकी गलती नहीं थी तो आप वो क्लेम करोगे। जब आपका जूनियर प्रमोट हो गया फिर आप क्लेम करोगे कि मेरी मिस्टेक नहीं थी, अब मुझे पिछला 3 साल का बेनिफिट दें फाइनेंशियल। नहीं, हर डिपार्टमेंट की अलग होती है, हर डिपार्टमेंट की अलग। समझ आ गया पॉइंट? इसमें कोई चीज़ जो आपको ना समझ आई हो, आपकी गलती होगी तो आप ये परफॉर्मा प्रमोशन क्लेम कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देंगे आप, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ACR जमा करवाई, जब आप ACR जमा करवाने जाते हैं और रिसीविंग लेते हैं ना, आप जब ACR जमा कराने गए हो साथ एक कवरिंग लेटर होता है, उसकी आप फोटोकॉपी करवाते हो, क्लर्क बैठा होता है, उसको रिसीव करवाते हो, भाई ये मैंने ACR आपको दी है, इसके ऊपर साइन करके दो, मुझे डेट डालो, साइन करो कि आपने इस डेट में मुझसे इस टाइम पर रिसीव किया है, आपके पास प्रूफ मौजूद है, आप प्रूफ लगाएंगे साथ, आप कहेंगे मैंने ACR जमा कराई थी, आपने घुमा दी है। समझ गए? यानी कोई ऐसी चीज़, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ACR की, कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रूफ करना है वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ करेंगे ना आप, क्या डॉक्यूमेंट्री लगाएंगे, साथ डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, अपने केस को मजबूत करेंगे। जब आपने साबित कर दिया फिर वो बाउंड है, आपको फिर पीछे से परफॉर्मा प्रमोशन मिलेगी, पिछला बेनिफिट सारा मिलेगा फाइनेंशियल, जो 3 साल का या जितना भी आपका पीरियड लॉस हुआ होगा, ठीक हो गया। अच्छा, आगे आ गया लास्ट वर्ड हमारा, इसमें रेगुलेशन वाला नहीं है, चलो आपको बता दे, तो आपने पूछा था रेगुलेशन विंग की ये बात कर रहा था। आम रूटीन में ना कुछ विंग्स ऐसे होते हैं, जैसे लॉ डिपार्टमेंट है, रेगुलेशन विंग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। रेगुलेशन विंग इसलिए है, ये डिपार्टमेंट नहीं है, ये SNGAD का एक हिस्सा है। जो SNGAD है, सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ये सेक्रेटेरिएट का हेड ऑफिस है, ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, इसलिए इसकी बाइफर्केशंस की हुई हैं, इसके अंदर विंग्स बनाए हुए हैं। जब देखें ना, एक फॉर एग्जांपल पंजाब है, इतना बड़ा है, अगर उसका एक ही DC बनाया और एक ही कमिश्नर बनाया हो वो तो पागल हो जाएगा बेचारा। अगर जब पाकिस्तान है उसका एक ही सूबा हो, बस सूबा है पाकिस्तान है, तो पागल हो जाएंगे ना। उसको डिवाइड क्यों करते हैं? कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे तरीके से कंट्रोल हो सके, ठीक है। पंजाब के 36 उन्होंने ज़िले बना दिए, फिर डिवीजन बना दी, ताकि हर बंदा अपने लेवल पे बैठ के चीज़ों को देखता रहे। CM एक बंदा ऊपर क्या क्या करेगा, वो नीचे चीफ सेक्रेटरी, फिर नीचे ACS ऑफिसर ढेर सारे बिठा देता है। इसी तरह फिर SNGAD बड़ा डिपार्टमेंट है, तो उसको उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, सेक्रेटरीज ढेर सारे बनाए हुए हैं, 4-5 सेक्रेटरी हैं उसके, उसमें से एक सेक्रेटरी रेगुलेशंस भी है, जो उनसे रूल रेगुलेशन से मुतलका जो उनसे भी कानून साजियाँ करता है ना, वो रूल रेगुलेशन बनाता है। जो एक तो होता है जो कानून बनाना, वो तो लॉ डिपार्टमेंट बनाता है, जो रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं वो रेगुलेशन विंग बनाता है। अब रूल रेगुलेशन क्या है? स्टेनोग्राफर जब भर्ती होगा उसकी क्वालिफिकेशन कितनी होगी, उसकी टाइपिंग स्पीड कितनी रिक्वायर्ड होगी, उसकी एज कितनी रिक्वायर्ड होगी, ये सारे क्या है? रूल्स रेगुलेशन है। ये अगर वो अभी सेक्रेटेरिएट की 70 स्पीड मांग रहे हैं, अगर कल को वो कहते हैं 80 होनी चाहिए, या इंटर की जगह क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो कौन करेगा?
रेगुलेशन विंग उसका नोटिफिकेशन इशू करेगा। वो बताता हूँ ना, ये तो मूवमेंट होती है ना, कहीं से काम शुरू होता है, रेगुलेशन को लिखा जाता है। अब इसी तरह जैसे एडवाइस मांगी जाती है, कोई मसला है डिपार्टमेंट उस पर आके फंस गया है, कोई रूल रेगुलेशन से मुतल्लिक़ है, डिपार्टमेंट को समझ नहीं आ रही, तो वो केस रेफ़र करेगा रेगुलेशन को लेटर लिखेंगे, जनाब ये हमारे पास केस आया। जैसे परफॉर्मा प्रमोशन का केस, हम चलो इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। एक बंदा है, उसने परफॉर्मा प्रमोशन क्लेम कर दिया है। अब वो इतना उसका टिपिकल केस है, डिपार्टमेंट को समझ नहीं आ रही यार कि इसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इसका बनती है, इसका राइट बनता है कि नहीं बनता इसका। अब वो रेगुलेशन विंग को लिखेगा, सारे फैक्ट्स बताएगा कि इस बंदे ने ये एप्लीकेशन हमें भेजी है, ये उसने अपनी एप्लीकेशन में फैक्ट्स बताए हैं, तो ये रूल रेगुलेशन हमें बताएं कि इसका केस बनता है, इसको परफॉर्मा प्रमोशन देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, आप बताएं हमें एडवाइस दें कोई। अब रेगुलेशन विंग उसका जो मुतलका रूल होगा वो कोट करके आपको रिप्लाई कर देगा कि जनाब इसकी ये एप्लीकेशन थी, उसके ऊपर ये रूल लगता है, इस रूल के तहत इसका बनता है या नहीं बनता, वो लगा के आपको भेज देंगे। ये रेगुलेशन विंग का काम है। ये डिपार्टमेंट ही करता है, आप रूटीन में डिपार्टमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस करता है, डिपार्टमेंट मूव करेगा ना। बंदा आपसे जाकर रेगुलेशन विंग एप्लीकेशन नहीं ना ठोक सकता। यहाँ वो होता है चीफ सेक्रेटरी को एप्लीकेशन दे दे, अगर उससे में कोई रूल रेगुलेशन बनना है तो चीफ सेक्रेटरी रेगुलेशन विंग को भेज सकता है। इसी तरह कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैटर हो, फाइनेंशियल मैटर जिसमें पैसों का लेन देन हो, उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी भेजा जा सकता है केस। कानून से मुतालिक कोई लॉ से मुतालिक है, कोई कोर्ट केस है, उसमें कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, वो लॉ डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं। लास्ट जो है इसमें है जी मिनट्स ऑफ मीटिंग। अब वो क्या चीज़ होती है, कोई बताएगा मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होती है? 1 मिनट की मीटिंग तो जी 2 मिनट की होगी 2 मिनट्स मीटिंग। हाँ जी आप बताएं। हाँ जी, मिनट्स ऑफ मीटिंग होती है, मीटिंग हो जाती है, फिर बताया जाता है जनाब इस डेट को इतने बजे मीटिंग कंडक्ट की गई, इस मीटिंग में इन बंदों ने पार्टिसिपेशन की, तिलावत से आगाज़ किया गया, थोड़ी सी कहानी बनाते हैं ना शुरू में, उसके बाद सेक्रेटरी रेगुलेशन ने ये कहा, फलाने मेंबर ने, उसमें बताते हैं ना कि पार्टिसिपेंट्स ये थे, सेक्रेटरी था, उसका कन्वीनर था जिसने मीटिंग कन्वीन की, डिप्टी सेक्रेटरी था, मेंबर था, फलाना था वो मेंबर था, ये सारे आगे। अब फिर नीचे शुरू हो रहेगा जब आप तलावत से मीटिंग जो है, भावें तलावत ना की है लेकिन तलावत से मीटिंग स्टार्ट हुई, सेक्रेटरी साहब ने जो है वो ये रिमार्क्स दिए, डिप्टी सेक्रेटरी साहब ने ये रिमार्क्स दिए, सेक्शन ऑफिसर ने ये रिमार्क्स दिए, एंड पे ये कंक्लूजन निकल आया, इसके दिन में ये काम लगाया, यानी जो भी इस पूरी मीटिंग के अंदर हुआ गया होगा ना वो सारा कुछ उस मिनट्स में बयान किया गया होगा। वो मिनट्स उसके बाद सर्कुलेट हो जाते हैं, ठीक हो गया। जिसने मीटिंग अटेंड की होती है उसको मिनट्स भेज देते हैं, जनाब ये मीटिंग में काम हुआ था, डिस्कशन हुई थी, ये हर बंदे के काम जिम्मे काम लगाया गया था, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सीएम कोई मीटिंग कंडक्ट करता है, उसमें कोई 10-12 एजेंडे डिस्कस किए जाते हैं डिफरेंट किस्म के। जब वो मीटिंग कंडक्ट हो जाती है उसके बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग इशू होते हैं, एक तरफ सीरियल नंबर, फिर आगे होता है एजेंडा, एजेंडे में जो पॉइंट डिस्कस होया होता है, ठीक है, वो होता है, उसके आगे फिर जिसके ज़िम्मे वो काम लगाया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे पहला एजेंडा था सेक्रेटरीट अलाउंस 50% से 100% कर दिया रहे। अब ये एजेंडा है, ये किससे रिलेटेड है? पैसों से रिलेटेड है, फाइनेंशियल है, कौन देखेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट को चला रहेगा, ठीक है। इसी तरह कोई कानून से सिक्योरिटी से रिलेटेड है, मुहर्रम का कोई एजेंडा था बीच में डिस्कस, सिक्योरिटी देखनी थी, वो होम डिपार्टमेंट को चला जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह वो देखते हैं एजेंडे के आगे, फिर उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर सारा फिर इस तरह सर्कुलेट हो जाते हैं, जिसका काम होता है उसके जिम्मे लग जाता है। जैसे अब डीपीसी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, उसमें क्या होगा, ये मेंबर थे, इसके ये पार्टिसिपेट किया, इन बंदों के केस डिस्कस हुए, इस बंदे को प्रमोट कर दिया गया, इसको डेफर कर दिया गया, इसको प्रमोट कर दिया गया, इसको डेफर कर दिया गया, वो सारी डिटेल उसके अंदर, उसको कहते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग। सेक्शन ऑफिसर आम रूटीन में करता है, जिस डिपार्टमेंट का काम होता है ना वो कर रहा होता है, जो कन्वीनर होता है। मिसाल के तौर पे मीटिंग कन्वीन, अच्छा सवाल है, इन्फॉर्मेटिव है, कल को जब आप जाएंगे ये चीज़ें आपको पता नहीं चाहिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मीटिंग कन्वीन की, उसने डिफरेंट लोगों को बुलाया, लॉ डिपार्टमेंट के लोगों को भी बुलाया, रेगुलेशन वालों को भी बुलाया, डिफरेंट को बुलाया। अब जो कन्वीनर होता है आम रूटीन में वही जो है मीटिंग्स के जो मिनट्स रिकॉर्ड करवाता है, ठीक है। अब डिपार्टमेंट बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो जो काम होता है उस डिपार्टमेंट के किसी ना किसी सेक्शन कोई ना कोई डील कर रहा होता है। मैं अपने विंग की मिसाल दे देता हूँ, जैसे मैं SNGAD में हूँ, हमारे वहाँ पे ये हम भी P2 में हो, तो वहाँ पे सारी ये प्रमोशन ही केसेस डील होते हैं, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, प्रमोशन वगैरह। अब 4 है, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है। P1 किसको डील करता है? आपके कैडर को, स्टेनोग्राफर, सीनियर क्लर्क, स्टेनोग्राफर, PA और प्राइवेट सेक्रेटरी। P2 जो मेरा है वो करता है जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट वगैरह। P3 है वो नाइब कासिद वगैरह को डील करता है। P4 है वो सरप्लस स्टाफ, जो मैंने आपको बताया था कोई डिपार्टमेंट टूट जाता है तो वो एक्स्ट्रा स्टाफ सेक्रेटेरिएट में भेज देते हैं, वो सरप्लस स्टाफ कहलाता है, वो उसको डील करता है, सरप्लस। अब अगर मीटिंग हुई है, प्रमोशन DPC मीटिंग हुई है, उसमें
अगर P2 की है, किसी क्लर्क की मीटिंग हुई है, तो उसके जो है मिनट्स कौन रिकॉर्ड करेगा? SOP1 करेगा, P2 करेगा कि P3 करेगा? P2 करेगा, क्योंकि P2 उसको डील कर रहा है ना। ऐसा तो नहीं होगा SOP1 आगे मिनट्स रिकॉर्ड करना शुरू कर दे। अगर स्टेनो की है प्रमोशन तो कौन डील करेगा? P1 करेगा। नाइब कासिर की प्रमोशन है, P3 आगे डील करेगा। किसी सरप्लस स्टाफ की है तो वो कौन? जो मुतलका सेक्शन होगा जिसने उसके बाद में ऑर्डर इशू करने हैं, सारी फाइलें उसके पास पड़ी हुई हैं, जिसने मीटिंग सारी अरेंज की है, वही उसके मिनट्स रिकॉर्ड करेगा और वही बाद में उसको इशू कराने का जिम्मेदार होगा, सारी आगे उसके ऑर्डर्स फर्दर करेगा सारे। नहीं, वो क्लर्क नहीं आम रूटीन में होता, कई दफ़ा होता भी है फाइलें लेके जानी हो तो बैठ जाता है। वैसे आम रूटीन में ऐसा होता है और साथ ही स्टेनो को बिठा दिया जाता है, क्योंकि एसओ मेन पॉइंट कभी कभी एसओ नहीं लेके जाता, बाद तो ऑफिसर्स ले भी जाते हैं। अब जैसे मैं मिनिस्टर के साथ था तो मीटिंग कोई होती थी तो हम साथ जाते थे, पीछे पॉइंट्स नोट कर लेते थे। तो ये मतलब मर्जी होती है, ऑफिसर साथ ले ठीक है, वरना कई ऑफिसर ऐसे होते हैं उनको आदत होती है वो खुद ही चीज़ें नोट कर लेते हैं पहले अपनी डायरी के ऊपर, उसके बाद फिर आके जो है वो स्टेनो को बुला के तो खुद ही उधर से देख के डिक्टेशन देते रहते हैं। कई स्टेनो अच्छे होते हैं, कॉम्पिटेंट होते हैं, ऑफिसर को पता था ये मैनेज कर लेगा, वो उसको साथ ले जाता है मीटिंग में, खुद आगे बैठ जाता है, उसको पीछे बताता है यार आप मेन पॉइंट्स नोट कर देना ना, ठीक है। बाद में आपस में बैठ के मिल के वो मिनट्स उसके तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से ये काम सारा होता है, ठीक है ना, और अपने मिनट्स करता है, ठीक है।